हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 16 सितंबर 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। इस आर्टिकल को पढ़ें इससे पहले बस 1 मिनट में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि आप में से कई सारे बच्चे परेशान हैं कि सर करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस नहीं आ रही हैं। तो उसका रीज़न ये था कि जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम आपकी ये पीडीएफ क्रिएट करते हैं उस सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स या कहें बग्स आ गए थे, जिनको हमने विगत कई दिनों में ठीक भी करवाया। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं आज से यानी कि 16 सितंबर से रेगुलर आएंगी। आज जैसे 16 की आपको मिल गई है, कल आपको 17 की मिल जाएगी, ऐसे ही रेगुलर आती रहेंगी। दूसरी चीज़ कि सर जो 5 सितंबर से लेके या कहें 6 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक की क्लास छूट गई हैं उनका क्या, तो वो भी आपकी आएंगी। अर्थात हम ये चाहते हैं कि जो डेली का हमारा शेड्यूल है वो ना बिगड़े और जो हमारी छूट गई हैं वो डेली के दौरान ही, जैसे अभी ये हम 16 तारीख की करंट कवर कर लेंगे तो इसके बाद हम फिर आपको 2 से 3 क्लासेस या कहें 6, 7, 8 की भेज देंगे। वो आएंगी पार्ट में ही ताकि देखने में दिक्कत ना हो। तो ऐसे करके जैसे अगर हम एक दिन में 3 भेजेंगे तो जो भी हमारी 9 से 10 क्लास छूट रही हैं तो अगले 3 दिन में कवर हो जाएंगी। ठीक है। बाकी अगर ना समझ में आ रहा हो ये मैं क्या बता रहा हूँ तो आप बस इतना समझो कि निश्चिंत रहो, जो भी आपकी प्रीवियस में करंट छुट्टी है वो सारी हम कवर करा देंगे अगले 3 से 4 दिनों के अंदर। ठीक है। तो अभी आप क्या करें, रेगुलर क्लासेस करें। 16 से आई है तो आप में से 5 तक जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं तो 5 के बाद अब आप सीधे 16 पे बना लें। ठीक है। वहाँ पे ये मत सोचे कि बीच का क्यों छूट रहा है, पेज मत छोड़ना, सीधी सी बात है। ठीक है। क्योंकि हमें किसी को ये थोड़ा ना दिखाना है कि 5 का करंट है, 6 का करंट है बस। ठीक। तो देखते हैं क्या आर्टिकल है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कोई पुरस्कार है। तो यहाँ पर आपसे बस 3 से 4 प्रश्न बनेंगे। पहला ये बनेगा कि ये बाल पुरस्कार किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है। दूसरा ये बनेगा ये कितने टाइप का होता है। तीसरा बनेगा कि इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। चौथा बनेगा कि ये कब से दिए जा रहे हैं। पांचवा बनेगा कि इसमें प्राइस क्या है। लेकिन ये प्राइस वाला नहीं पूछेगा, ये बहुत बेकार टाइप का हो जाएगा। इतने ही लेवल पे 4 प्रकार में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो पहली बात मैं बता दूं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक तो है बाल शक्ति पुरस्कार और दूसरा है बाल कल्याण पुरस्कार। क्लियर। बाल कल्याण जो पुरस्कार है वो ऐसा नहीं है कि अभी आया है, ये 1980 के दौर में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ये जो बाल शक्ति पुरस्कार है ये आपके 1995 के बाद के दौर में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। मैं डेट एग्जैक्ट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि 1996 में शक्ति बना या 1976 में बाल कल्याण बना। आपको नहीं याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि हाँ ये नए नहीं हैं, 2000 के पहले के हैं। इसी को बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। इनका बस नाम बदला गया। कब बदला गया? 2018 में। पहले नाम हुआ करता था राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और इसका नाम हुआ था राष्ट्रीय कल्याण पुरस्कार। तो अब नाम बदलकर सरकार ने इनके नाम को चेंज किया है। ठीक। उद्देश्य क्या है? वही जो बच्चे हैं उनको इनोवेशन के लिए प्रमोट करना, उनको सोशल हेल्प के लिए प्रमोट करना, उन्होंने कोई बहादुरी का काम किया है उसके लिए इंकरेज करना, है ना। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। कोई मेधावी है नॉलेज में, उनको एक तरीके का प्रमोट करना। कौन इसको देखता है? मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अर्थात यहाँ पर खेल मंत्रालय का रोल नहीं है, यहाँ पे कौशल विकास मंत्रालय का रोल नहीं है, यहाँ पे पर्यटन या संस्कृति मंत्रालय का रोल नहीं है। तो इस मिनिस्ट्री को आप याद रखें, इस मिनिस्ट्री को आप एक तरीके से कह सकते हो इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है। यही मिनिस्ट्री इस चीज़ को देखती है। तीसरी बात क्या है कि इन्हें 2 श्रेणियों में जो मैंने बात बताई आप यहाँ पढ़ सकते हो। इस पे क्वेश्चन बनेगा नहीं, बस आप एक तरीके से देख लो। किसे मिलेगा? सबको नहीं, केवल जो भारत का नागरिक है 5 से 18 वर्ष के बीच की उम्र का है। ठीक।
कितने रुपए मिलेंगे बस पढ़ लो, पूछा नहीं जाएगा। वही बात कि कब इस्टेब्लिश हुआ, 1996 2018 में नाम बदला गया। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसलिए मैं इसको जल्दी से स्किप कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, जिस चीज़ पे यूपीएससी क्वेश्चन उतना डेप्थ में नहीं पूछेगी हम क्यों जाएं वहाँ पे। ठीक, बाल कल्याण पुरस्कार वही बात है कि व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। अब देखो, बच्चों को कौन प्रमोट करेगा, या तो कोई लोकल एनजीओ है, या तो कोई शिक्षक है, ठीक है, या तो कोई गाइड है, या कोई कम्युनिटी है, या कोई एक तरीके की सोसाइटी है, वही तो करेगी ना। तो उन लोगों को जो सोसाइटी में इस चीज़ को इंक्रेज करते हैं उनको भी पुरस्कार दिया जाता है, जिनको बाल कल्याण के रूप में जाना जाता है। 18 वर्ष से उनकी उम्र अधिक होनी चाहिए, संस्था सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं होनी चाहिए। कॉमन सी बात है, अगर सरकार ही उसको फंड करती होगी और सरकार ही अपने आप को प्राइज़ दे देगी तो यहाँ पर तो फिर वही हो गया ना कि आपका प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो उस चीज़ को नहीं देखना है। बाकी ये 1979, अच्छा मैंने 1976 बोला था, खैर कोई बात नहीं, डेट इतनी मत याद रखा करो। तो 1979 आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसको भी 2018 में नाम बदल दिया गया। क्लियर, चलिए अब बात आती है हांगझोउ एशियाई खेल के बारे में। हांगझोउ एशियाई खेल 2022, पहले तो ये समझ लो कि 2022 क्यों लिखा है, क्या कोई मिसप्रिंट है? तो नहीं सर साहब, 2022 इसलिए लिखा है क्योंकि 2022 में ये एशियन गेम्स होने थे लेकिन नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि चाइना में उस समय कोविड के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। दुनिया में तो कोविड ख़त्म हो गया था लेकिन चाइना में अपने पीक पर फिर से आ गया था। ठीक, तो 2022 के खेल को 2023 में आयोजित तो किया जा रहा है लेकिन उसका टाइटल 2022 ही रखा गया। क्लियर। फिर बात आती है हांगझोउ क्यों नाम है। हांगझोउ जो है वो चाइना का सिटी है, चीन का शहर है। जैसे भारत में दिल्ली है तो वैसे ही हांगझोउ है और यहीं पे इन खेलों का आयोजन होना है। ठीक, तो इसीलिए इसका पूरा नाम है हांगझोउ एशियाई खेल। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर क्या ये आप अपनी टेबल के खिलौने यहाँ पे चिपका दिए हो क्या? तो नहीं सर, ये टेबल के खिलौने नहीं है बल्कि ये इस गेम के शुभंकर हैं। शुभंकर एक तरीके से आप कह सकते हो, ये 3 रोबोट हैं, इनके अपने अलग अलग नाम हैं तो शुभंकर में रख दिया जाता है। जैसे पहली बार जब ये खेल हुए थे दिल्ली में तो इनका नाम रखा गया था अप्पू, अप्पू जो कि हाथी का नाम है। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं, ऐसे ही शुभंकर रख दिए जाते हैं। क्यों चर्चा में रहा ये आपको नहीं याद रखना है, क्यों? क्योंकि इसमें फिर डिटेल में जाओगे परेशान हो जाओगे कि फुटबॉल टीम क्या है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ क्या है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ क्या है, तो ये मत जाओ। बस इतना समझो कि हाँ ये खेल चर्चा में हैं। ठीक है, ये खेल कब से कब तक होंगे? 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच। क्यों यहाँ पे 2022 में नहीं हुए, ये रीज़न यहाँ पे दे दिया गया। अब बात आती इन खेलों के बारे में, तो नाम से समझ में आ रहा कि एशियाई खेल हैं, यानी कि एशिया के कॉन्टिनेंट के देश इसमें खेल पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे जो बच्चे क्रिकेट से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हैं तो देख रहे होंगे अभी एशिया कप चल रहा है। ठीक है, तो एशिया में जो देश आते हैं जैसे भारत आ गया, बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गया, ठीक है, पाकिस्तान आ गया। ठीक, तो ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कि एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। ये प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इनका आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा किया जाता है। आपको पता है कि ओलंपिक कराने वाली एक काउंसिल होती है जो प्रति 4 वर्ष में ओलंपिक कराती है, और वो 4 वर्ष कब होते हैं? लीप वर्ष के दौरान। जैसे आपने देखा होगा 2016 में ओलंपिक हुए, 20 में ओलंपिक हुए, अब 24 में ओलंपिक होंगे। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक, अब ये ध्यान देने वाली बात क्यों? क्योंकि आप में से जिन बच्चों ने रीजनिंग की क्लास की होगी तो वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो आपको ये चीज़ें लिंक हो गई होंगी। अब इनका प्रतीक चिन्ह क्या है एशियाई खेलों का? तो उगते हुए सूरज के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए छल्ले, मतलब कुछ इस तरीके का। ये कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि पहला एशियाई खेल कब शुरू किया गया? तो 1951 में। कहाँ पर? दिल्ली में। तो अब यहीं से समझ जाओ, क्या भारत इसका मेंबर है? तो जी हाँ सर, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। क्लियर, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या भारत में 1951 के बाद भी कभी खेल हुए हैं? तो हाँ हुए थे, 1982 में भी हुए थे। ठीक है,
क्या था? अप्पू था भारतीय हाथी, जो कि इसका पहला शुभंकर बना था। क्लियर? भारत एशियाई खेलों का संस्थापक सदस्य है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बस आपको यहाँ पर ज़्यादा याद नहीं रखनी। कहाँ पर होंगे 40 खेल, कौन कौन से हैं, ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, आप इनको स्किप कर सकते हो। ठीक है। अब वो जो 3 रोबोट दिखाए थे मैंने आपको, उनका नाम है चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लायन। ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है ऐसा बन जाए, वैसे तो नहीं बनेगा, स्टेट पीसीएस में जरूर बनेगा कि चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लायन क्या था। या ऐसे पूछा जा सकता है कि 19वें एशियाई खेल का शुभंकर कौन था, नाम दे देगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मसाल जो थी उसका नाम था इटर्नल फ्लेम, ये भी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक। अभी मैंने आपको बोला ना 2024 में ओलंपिक होगा, पेरिस में अब होना है। ठीक। ई स्पोर्ट ऑफ ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांस मान्यता प्राप्त आधिकारिक खेल आयोजन के रूप में अपनी उद्घाटन प्रस्तुति करेंगे। जैसे आप देखते होंगे आईपीएल जब इंडिया में होता है तो बहुत सारे हीरो हीरोइन गाने पे नाचते हैं, थिरकते हैं। ठीक। तो उसी तरह से इन खेलों में भी ब्रेक डांस किया जाएगा। ब्रेक डांस उसको कहते हैं, जैसे सड़क पे देखा होगा ना लोग नाचते हैं, तो उसी को ब्रेक डांस बोलते हैं, बाकी और कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स स्पोर्ट्स क्या होते हैं? जैसे वीडियो गेम लोग खेलते हैं, पबजी वगैरह, है ना। बस इतना ही समझो। पबजी से कुछ लोगों को कुछ लोग याद आ गए होंगे, आजकल की बड़ी मतलब हाईलाइटेड वो है। और सबसे बड़ी बात है ना, नाम खराब कर दिया, कहने का मतलब इतनी एडवर्टाइज करके। आप सोचो कोई भी बच्चा उस नाम का होगा तो कितनी इंसल्ट उसको फील होगी। ठीक है। तो ये ब्रेकिंग है, बाकी इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 20वां एशियाई खेल कहाँ किया जाएगा? जापान के नगोया में। अब देखो यहाँ पे बुद्धि लगाओ, 2023 जबकि है, ठीक है, 2023 में हो रहा है तो कायदे से 4 वर्ष बाद 2027 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया 2026 से, यानी कि 22 से काउंट किया है। क्लियर? अब यहाँ आपसे रिलेटेड आर्टिकल है क्या कि नगोया प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, आपने क्योटो प्रोटोकॉल सुना होगा, आपने कार्टेजना प्रोटोकॉल सुना होगा, आपने आईची गोल सुना होगा। तो ये सब याद होने चाहिए कि नगोया किससे रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, सीबीडी कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी से। और नगोया में ही क्या हुआ थे, 20 गोल्स डिसाइड किए गए थे, जिनको क्या नाम दिया गया था? आईची गोल। ठीक है। नगोया से पहले कौन सा था? कार्टेजना। नगोया क्या बाध्यकारी है? जी हाँ। क्या भारत इसका समर्थक है? जी हाँ। बस इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अगला है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। एक तरीके का जैसे आप बीसीसीआई पढ़ते हो ना क्रिकेट के लिए, वैसे फुटबॉल के लिए ये है अखिल भारतीय। बाकी आपको यहाँ पे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस इसको पढ़ लो, क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। अगला जो आर्टिकल है पूंजी योजना, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन किस चीज़ पे बनेगा कि इसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है? तो इसको रेगुलेट सेबी नहीं करती, ये ध्यान रखना। अर्थात ये शेयर मार्केट के अंतर्गत सेबी इसको रेगुलेट नहीं करती। कौन इसको रेगुलेट करता है? इसको चिट फंड की तरह रजिस्टर्ड किया जाता है। अब चिट फंड तो आपको पता है ना कौन करता है? राज्य सरकारें। अर्थात पूंजी को कौन करेगा फिर? स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा पूंजी का क्या मतलब है। देखो पूंजी का मतलब कुछ नहीं है, वास्तव में पूंजी नाम के एक शख्स हैं, उन्हीं के नाम पर ये पूंजी रख दिया गया। ठीक। तो पूंजी को समझते हैं। ये योजना क्या थी? ये योजना कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने देखा होगा कि आपके गांव के आसपास या बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे लोग मिलते हैं ना कि आप हमें 20 लाख रुपए दो, हम आपको 40 लाख तलते देंगे। मैं तुतला के जानबूझकर बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा हेरा फेरी मूवी में नहीं होता है 20 लाख था 40 लाख वो बोलता है, तो वही 40 लाख। ठीक है। तो ये जो लोग सोचते हैं ना कि 1 साल में 6 महीने में 20 का 40 तल देंगे, तो ये 40 लाख जो होता है ये लालच है, और इसी लालच को पूंजी योजना के अंतर्गत रखा गया कि कम समय में जो लोग चाहते हैं पैसा डबल हो जाए, वो पूंजी योजना। ठीक। एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, बाकी आपको नहीं वो करना है। अब नॉर्मल सी बात है, आपको ही पता है कि 1 महीने में कहीं डबल होगा नहीं, तो ये क्या होती है? धोखाधड़ी। कैसे धोखाधड़ी? मान लो इसने क्या किया, जैसे हमारे गांव में अभी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, हालांकि उसने छोटे स्तर पे किया। उसने क्या किया कि ऐसे ही बनकर आया, किराएदार बनकर आया। तो हमारे यहाँ क्या करता था, जैसे किराएदार बनकर आया, ठीक है, अपना 1000 रुपये लिया और किसी दुकान में गया, वहाँ पर 200 का सामान खरीदा।
उससे बोला भैया 800 रुपये आप रखे रहो, हम कल आपसे ले लेंगे। ठीक, दुकानदार को क्या लगा, अरे यार ये बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, 800 रुपये उसके पास दुकानदार के पास जमा है। अगले दिन गया फिर 1000 का नोट लेके, जानबूझ के, ठीक है, 1000 का तो अब नोट नहीं चलता है, 2000 का चलता है कहने का मतलब, ठीक है। फिर रुपए लेके गया, जब लेके गया तो उससे बोला भैया ये सामान दे दो, और फिर उसके पास 1200 रुपये जमा कर दिए। तो दुकानदार बोला भैया कल के तो आपके 800 पड़े। अरे बोला भैया रखे रहो, अभी वो हमारी मीटिंग है, हमारा एक ट्रक आना है, अभी मुझे वहाँ जाना है। तो अब ये दुकानदार को क्या लग रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है। तो अगले दिन वो क्या करेगा, तीसरे दिन उस दुकानदार के पास आधे से 1 घंटा बैठेगा। ठीक, ये हमारे यहाँ रियल घटना है। तो जब बैठा उसके यहाँ तो दुकानदार ने उससे पूछा कि भैया क्या काम करते हो। तो फिर उसने बताया भैया हमारा ऐसा सिस्टम है, पैसे काम ऐसे ऐसे पैसा वो करते हैं, तो हमारे पास पार्टियाँ आती हैं, तो वो हमको जैसे 1000 रुपये एक दिन का देती हैं, तो मैं उनको 24 घंटे बाद 1100 रुपये दे देता हूँ। दुकानदार को बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा भैया हमसे भी ले लिया करो रुपया। तो उसने 1000 रुपये का अगले दिन ही उसको 1100 दे दिया लेके। ठीक, अब इसको लगा यार 1100 मिल गए अगले दिन में ही 100 रुपये में, तो इसने अगले दिन फिर इसको दे दिए 2000 रुपये, फिर उसको मिल गए 2200 रुपये। ऐसे कर करके ये हर व्यक्ति से, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये 100 रुपये बढ़ा के कहाँ से दे रहा, तो ये कुछ नहीं बढ़ा रहा है, इसने एक पर्सन से लिए, दूसरे से भी लिए, तीसरे से भी लिए, ऐसे करके 100 लोगों से ले लिए। तो इधर का पैसा उधर ट्रांसफ़र, उधर का पैसा इधर ट्रांसफ़र, और ये तब तक ट्रांसफ़र करता रहा जब तक कि एक बड़ा अमाउंट नहीं हो गया, और जब 10 से 15 लाख हो गए लेके भाग गया। सब के सब रेल बने देखते रहे। तो यही है धोखाधड़ी इन्वेस्टमेंट का, कि हम आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड कराएंगे। क्यों नाम इसका पोंजी पड़ा, क्योंकि एक इटालियन पर्सन थे चार्ल्स पोंजी, उन्होंने ये चीज़ की थी 1920 के दशक के दौरान, तो इसलिए वो हुआ। ठीक, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सेबी के अंतर्गत आता कि नहीं, तो आप बताना कि नहीं सर सेबी के अंतर्गत नहीं आता। भारत में कौन इसको रेगुलेट करता है, 2019 के चिट एवं धन संचलन योजना, यानी कि चिट फंड से जो होता है ना, इसको इंग्लिश में चिट फंड स्कीम्स बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये प्रतिबंधित है। ठीक है, तो चिट फंड किसके अंतर्गत आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो ये लिख लेना कि पूंजी योजनाएं सेबी के अंतर्गत ना रेगुलेट होकर राज्य सरकारों के अंतर्गत रेगुलेट होती हैं, या कहीं चिट फंड के अंतर्गत रेगुलेट होती हैं। ठीक, बाकी आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, इस आर्टिकल को मैं कवर कराऊँ, एक छोटा सा आर्टिकल है, आप उसको लिख लो यहीं पे। ठीक है, लिख लो ग्रीन वाटर को लेकर। ठीक है, यूपीएससी ने वैसे आपसे ब्लू वाटर पे क्वेश्चन पूछा है, ग्रीन वाटर को लिख लो। ठीक है, ग्रीन वाटर लिखो, वह जल है ना, नोट करके लिख लेना, वह जल जो वर्षा के कारण मृदा में व्याप्त नमी से प्राप्त होता है। मतलब जैसे अभी बारिश हो रही है ना, तो मिट्टी क्या हो रही, खेतों में गीली हो जा रही, तो अब क्या हमें पानी किसानों को डालने की ज़रूरत नहीं फसलों पे, तो पानी कहाँ से मिल रहा है, जो मिट्टी में नमी है उससे, तो उसको नाम दिया गया ग्रीन वाटर। ठीक है, मैंने ये इसलिए लिखा दिया क्योंकि बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ग्रे वाटर, ब्लू वाटर, रेड वाटर, फलाना वाटर, तो ग्रीन आप याद रखो भी, बाकी आगे चलकर हम आपको फिर ग्रे वाटर ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक, अभी बस ग्रीन याद कर लो कि हाँ, वह जल जो वर्षा के द्वारा मृदा में व्याप्त नमी के से प्राप्त होता है वो कहलाता है एक तरीके का ग्रीन वाटर। ठीक, अब जो ये हमारा आर्टिकल है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, इस पे क्वेश्चन बस 2 बनेंगे। 2 क्वेश्चन क्या बनेंगे, पहला क्वेश्चन ये बनेगा ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि पहली ऐसी कौन से स्टेट की विधानसभा है जो इस नीवा के अंतर्गत या नीवा के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, नीवा का पूरा नाम आप एक तरीके से कह सकते हो नेशनल विधानसभा एप्लीकेशन, और ई का मतलब वही है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन समझ गए। तो विधान का मतलब जितने भी विधानसभा में कार्य होते हैं। अब विधानसभा में कौन कौन से कार्य होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो विधायक हैं, ठीक है, वो पेज लेकर जाते हैं। ठीक है, पेज के जरिए अपनी स्पीच देते हैं, बोलते हैं,
और जो वहाँ पर सभापति महोदय हैं, ठीक है, पीठासीन अधिकारी हैं, वो भी पेज में लिखते हैं, नाम लिस्ट करते हैं। तो ये पेज के इस्तेमाल को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, अर्थात विधानसभा को एक तरीके का डिजिटलाइज बना देना, ठीक है, ये प्रोग्राम है नीवा के अंतर्गत। अब कुछ लोगों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये नीविया है जो क्रीम वगैरह कंपनी बनाती है, NIVEA, और ये नीवा है, ठीक, मैंने बता दिया क्योंकि कुछ लोग लगाते होंगे ना क्रीम। तो हुआ क्या है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने गुजरात विधानसभा में इस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया और वहां पर इसको लागू करने की कोशिश की है, यानी कि सही सलामत लागू किया है। क्या करेगा, सभी राज्य विधानमंडलों को डिजिटल हाउस में बदलकर उनके कामकाज को कागज रहित बनाएगा, पेपरलेस बनाएगा, ठीक है। बाकी उन सदस्यों को एक तरीके का प्रशिक्षण दिया जाएगा, अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो सही से जो विधानसभा में MLA आते हैं, सॉरी MLA कह रहा हूँ, हाँ MLA जो आते हैं उनको एक तरीके का बता दें कि ऐसे ऐसे आपको ये पेज यूज करने होंगे डिजिटल रूप में, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक, PDF वगैरह बनाने में। तो नीवा क्या है, ये NIC मतलब जो हमारा राष्ट्रीय पोर्टल है कंप्यूटिंग का, इलेक्ट्रॉनिक का, उसका एक क्लाउड है मेघराज, उस पर आधारित एक सिस्टम है जो पेपरलेस हाउस की अवधारणा का प्रतीक है। क्या काम करता है, सारी सूचियाँ, सारे बुलेटिन, सारे नोटिस, जितने प्रश्न हैं पूछे जाने वाले, उन सारी चीज़ों को करता है। ये चतुर ढंग पता नहीं कहाँ से लिख गया है, इसको इरेज कर दो, ये मिसप्रिंट है भाई, पता नहीं कहाँ से लिख गया चतुर ढंग, ठीक है, टाइप करने में मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि पहली विधानसभा कौन सी थी, तो नागालैंड। आप सोचोगे ऐसा क्वेश्चन क्यों बनेगा, क्योंकि आपको पता हो कि एक क्वेश्चन आया था सिक्किम को लेकर, जैविक राज्य के बारे में, तो ये लाइन नीवा के फीचर बता देगा और आपको नागालैंड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछ लेगा, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब कुछ आपको पहले बैकईयर दिखा देते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड नहीं, पीछे जो खेल से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनके बैकईयर में दिखाना भूल गया था, है ना, कुछ बच्चों के मन में डाउट चल रहे होंगे तो इसलिए दिखा देता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन आया था 2021 के समय में खेल को लेकर, ठीक, तो इसमें देखो वही पूछा ना, आदर्श वाक्य क्या था, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो कॉमन सी बात है कि इतने सारी चीज़ें इसमें होंगी, तो ये तो हम मान लिए। गड़बड़ यहीं पर हुई थी कि इसका आदर्श वाक्य एक नई दुनिया नहीं था, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के। इसी तरह से एक प्रश्न और आया था, एक प्रश्न और कौन सा, ये वाला, ठीक है। हालांकि ये टफ प्रश्न है, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय किसी ने नहीं पढ़ा था, ना कोई पढ़ना इसको जानता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इस पे बस अगर जिसको ये पता हो एक्सट्रीम वर्ड, हालांकि इसमें एक्सट्रीम वर्ड 2 है, ये पुरस्कार सर्वाधिक बार रॉजर फेडरर को मिला है, ठीक है, या टाइगर वुड्स सर्वप्रथम विजेता है, ये एक्सट्रीम वर्ड हैं, तो बच्चे यहीं से गलत कर देंगे। तो यहाँ पर इतने सारे एक्सट्रीम वर्ड हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर भी अगर मर्जी होती, थोड़ा बहुत जिनको स्टेट वगैरह पता होता है वो लगा लेते हैं। वैसे इसका सही जो आंसर है वो C है, ठीक है। देखो मुझे भी नहीं आता है, मैंने भी तुक्का मारा है, हालांकि ये C सही है क्योंकि मुझे आंसर की इसकी पता है, ठीक। तो मुझे वैसे नहीं आता था कि मैंने टाइगर वुड्स के बारे में पढ़ा, मुझे अभी तक ये नहीं पता टाइगर वुड्स क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वो मत सोचा करना, जो हवाबाजी करते हैं उनको करने दिया करो, जो नहीं आता नहीं आता। अब जो आर्टिकल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है नाविक, और ये हमारा लास्ट आर्टिकल है, ठीक। पहली बात तो इसके नाम को समझो, नाविक सरकार ने जानबूझकर नाविक नाम दिया है, किनके लिए, मछुआरों के लिए, ठीक है। वैसे इसका नाम नाविक नहीं है, इसका नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। लेकिन हम संबोधित करते हैं इसको नाविक के रूप में। नाविक का मतलब कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, यानी कि भारत का जो नक्षत्र मंडल है, तारा मंडल है, उसके अनुरूप नेविगेशन करना। ये क्या है, ये एक तरीके का GPS है, जैसे GPS है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का, तो वही ये नाविक है। ये क्या काम करता है, ये 2 तरह के काम करता है, अर्थात एक तो हमको GPS की तरह सुविधाएं देता है, दूसरे हमारे जो मिलिट्री से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क हैं उनको सेवाएं देता है।
तो जो मिलिट्री से रिलेटेड हैं वो तो रिस्ट्रिक्टेड होंगी, हमको तो नहीं मिलेंगी। वो किसको मिलेंगी? हमारे जैसे इसरो को मिल सकती हैं, ठीक है, हमारी जो बीएसएफ है, ठीक है, या हमारे जो इंटेलिजेंस हैं, ठीक है, उनको मिल सकती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो जीपीएस का यूज ना करके हमने अपने इसी नाविक सैटेलाइट का यूज किया था, और इसी के जरिए हमने पता किया था कि जो आतंकवादियों के कैंप हैं वो कहाँ पर हैं। क्लियर इतनी बातें। अब यहाँ पर जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है वो प्रश्न पूछा है इन सैटेलाइट को लेकर, इस दूरी को लेकर। ये 2018 का आर्टिकल था, जब ये लॉन्च हुआ था तभी इसने प्रश्न पूछा। अभी हाल में 2023 में इसने प्रश्न पूछा है कि पूरे विश्व में या निम्न में से किन देशों में खुद का जीपीएस है। और ये दोनों क्वेश्चन मैंने 2018 में जब मैं इंडिविजुअल रूप से पढ़ाता था एक देवी जी को, तब भी मैंने उनको बताया था कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और 2022 में जो मेरी करंट अफेयर्स की मैगजीन थी उसमें भी ये पॉइंट मेंशन था, ठीक है, और नॉर्मली हर कोई पढ़ता भी है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब आपके मन में आ रहा होगा सर फिर आज क्यों पढ़ा रहे हो? तो आज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन अब बनेगा वो ऑर्बिट्स पर बनेगा। जैसे ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, इन पर क्वेश्चन बनेगा, तो इनको समझना जरूरी है। क्लियर? तो अभी हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में, और जब बेसिक देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, अंतर बस क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्या बन सकता है? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आगे चल के कि इस नाविक को कंपैरिजन करा दे जीपीएस के साथ में। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि नाविक में कितने सैटेलाइट हैं, तो आपको पता चलेगा 7, जीपीएस में कितने हैं 24। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी यूपीएससी ने पूछा था कि जियो स्टेशनरी में कितने कितने सैटेलाइट हैं 3, और जियो सिंक्रोनस में कितने हैं 4। तो अब यहाँ पर ये भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, यहीं पर क्वेश्चन यूपीएससी ने घुमाया था। तो पहले एक बार इसका क्वेश्चन ही देख लो आप, ठीक है, फिर हम आगे की बात आपको करके दिखाएं। जैसे ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि आईआरएनएस के अंतर्गत बताइए, आईआरएनएस के तुल्यकालिक जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं। ध्यान देना, जियो स्टेशनरी में 3 है और जियो सिंक्रोनस में 4 उपग्रह हैं। अभी आपने ये मैप देखा, उस समय भी मैंने मैप बताया था, जियो स्टेशनरी में 3 है, ठीक है, और जियो सिंक्रोनस में 4। अगर आपको ये ना भी पता होता ना कि 3 किस्में 4 किस्में, तो भी आपको एक यहाँ पे मौका दे रहा था यूपीएससी, क्या कि 5500 वर्ग किलोमीटर तक, तो नहीं, यहाँ पर 1500 किलोमीटर की बात हुई है। क्लियर? ये देखो यहाँ पे 1500 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहीं से आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते कि अगर दूसरा आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ पर ए और डी बच रहा है आपका ऑप्शन में। क्लियर? पूर्ण वैश्विक मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक्सट्रीम वर्ड था, है ना, कि हम ये नहीं कह सकते पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ, पूरे विश्व के लिए थोड़ा ना बनाया, अपने लिए बनाया था। ठीक, तो यहाँ पर केवल पहला ही सही है, तो 61 का 1 हो गया। इसी तरह का प्रश्न बिल्कुल सिंपल ये आया था 2023 के पेपर में इसी साल, कि किस एक के पास अपनी नेविगेशन प्रणाली है। तो यहाँ बस कंफ्यूज बच्चा जानते हो कहाँ होता है, इजराइल और जापान में। तो हम हमेशा इसको कैसे कर सकते थे कि हमको ये पता है कि जापान की अपनी एक स्पेस एजेंसी है जाक्सा, लेकिन इजराइल की कोई स्पेस एजेंसी हमने कभी नहीं सुनी थी। तो यहाँ पर हम ये लिंक कर सकते हैं कि जापान की जाक्सा है और हमेशा ये चर्चा में रहती है, तो ये हो ही सकता है। समझ गए? अगर तुक्का मारना होता जिसको, तो आप इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब वही बातें बेसिक देख लो कि नाविक के समर्थन को अनिवार्य करने की योजना बना रहा है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि भारत सरकार चाह रही है कि लोग अपना स्वदेशी के रूप में नाविक का यूज करें, कम से कम जीपीएस का यूज करें। और इसलिए भी अभी अच्छी बात है क्योंकि एप्पल का जो आईफोन 15 आया है उसमें नाविक का यूज किया गया, अर्थात उन्होंने जीपीएस की जगह इसको भी एक तरीके के सिस्टम में जगह दी है। ठीक है, क्या है 2018 में एक नेविगेशन प्रणाली है, स्वतंत्र नेविगेशन मतलब खुद की। कितने इसमें सेटेलाइट हैं? 7 सेटेलाइट हैं जो 24/7 काम करते हैं। वैसे तो 8 माने जाते हैं लेकिन 7 हैं, एक इनएक्टिव है इसमें। ठीक है, इनएक्टिव इसलिए ताकि आगे अगर कोई ख़राब होगा तो उसकी जगह पे काम करेगा। क्लियर? अब ये जो 7 हैं इनमें कौन से किस किस कक्षा में,
कक्षा का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के बाहर किसी भी उपग्रह को इंस्टॉल करने वाला स्थान। ठीक है, पूरी पृथ्वी में काफ़ी सारी कक्षाएं होती हैं, तो उन्हीं में से 2 कक्षाएं इन्होंने ली हैं। एक का नाम है भूस्थैतिक कक्षा, एक का नाम है भूतुल्यकालिक कक्षा। ठीक है, भूस्थैतिक कक्षा किसको कहते हैं? जियो स्टेशनरी को। जियो स्टेशनरी समझो, इससे पहले जियो सिंक्रोनस समझ जाओ। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का ही एक टाइप है जियो स्थैतिक कक्षा, अर्थात जियो स्थैतिक कक्षा को एक और नाम से जाना जाता है जियो सिंक्रोनस इक्वाटोरियल ऑर्बिट, यानी कि वो ऑर्बिट जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा से होकर जाती है उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी इक्वाटोरियल। तो जियो सिंक्रोनस इक्वाटोरियल ऑर्बिट। अब जियो सिंक्रोनस इक्वाटोरियल ऑर्बिट ना बोलना पड़े, ताकि जियो सिंक्रोनस से कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम लोग इस इक्वाटोरियल ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी बोलते हैं। समझ गए इतनी बातें? ठीक, तो ये ऑर्बिट के टाइप आपको पता चल गए। अब यहाँ पर बस 1-2-3 फैक्ट बस याद कर लेना, वो ये कि भूतुल्यकालिक इसको नाम क्यों दिया गया, या कहें समकालिक इसको नाम क्यों दिया गया। इसका अर्थ है, अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है ऐसे करके। ठीक है, घूमती है। तो वेस्ट टू ईस्ट ये एक दिन कितनी देर में ये पूरी पृथ्वी घूम जाती है? तो हमको पता है कि एक दिन में घूम जाती है, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पृथ्वी पूरा चक्कर लगा लेती है अपनी धुरी पर। तो हमने इस कक्षा में भेजे जाने वाले जो सैटेलाइट हैं उनको इसी स्पीड में, कि जितनी स्पीड में पृथ्वी चक्कर लगा रही उतनी ही स्पीड में एक सैटेलाइट कक्षा में जाकर चक्कर लगाएं, अर्थात पृथ्वी की गति और इनकी गति एक समान रहे, इसीलिए इसको नाम दिया गया समकालिक। जियो का मतलब पृथ्वी, काल का मतलब टाइम, कक्षा का मतलब उसमें चक्कर लगाना। जैसे होते हैं ना कुछ लोफर टाइप के लड़के, आपने देखा होगा कि वो स्कूल के बाहर चक्कर लगाते हैं एक फिक्स टाइम पे, जब कोई देवी की छुट्टी होने वाली होती है या रास्ते से गुजरने वाली होती है, उसी टाइम वो आपको उस नुक्कड़ पे मिल जाएंगे। तो उनको आप कह सकते हो एक तरीके के जियो सिंक्रोनस बच्चे हैं। ठीक है, अब बात आती कि ये ऑर्बिट कितनी ऊंचाई पर होता है, तो 35,786। ठीक है, अब ये 35,786 क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑर्बिट है ना, एक ऑर्बिट होता है लो अर्थ ऑर्बिट जो 200 से 2000 किलोमीटर तक होता है, फिर आता है मीडियम जो कि 2000 से 35,786 तक आता है, और फिर आता है हाई जो कि 35,786 के बाद। जैसे आप पढ़ते हो ना ज्योग्राफी में समताप मंडल, क्षोभ मंडल, उसी तरह से ये कक्षाएं होती हैं, ये ब्रह्मांड की कक्षाएं होती हैं। वो पढ़ते तो हम पढ़ते हैं अंदर, ये ब्रह्मांड की कक्षाएं, ठीक, पृथ्वी के बाहर की कक्षाएं। क्लियर? अब इस भूतुल्यकालिक कक्षा का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि धरती की सतह पर स्थित किसी प्रेक्षक, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दिन किसी समय पर वह वस्तु आकाश में उसी स्थान पर दिखेगी जहां पिछले दिन उसी समय दिखी थी। अर्थात इस कक्षा में भेजे जाने वाले सैटेलाइट किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित टाइम पर, जैसे आज अगर उस व्यक्ति को दिखाए 2 बजे इस जगह पे, तो अगले दिन भी 2 बजे उसको उसी जगह पे दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि वो वहाँ पे पृथ्वी के हिसाब से चक्कर लगा रहा। ठीक, तो आकाश में वस्तु अंग्रेजी के 8 जैसी आकृति बनाती प्रतीत होती। ये 8 क्यों बनती है मैं आपको साइंस में बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक, संचार उपग्रहों को सामान्यतः इसी कक्षा में रखा रहता है, सामान्यतः, कंपलसरी नहीं, सामान्यतः रखा जाता है, ताकि धरती पर मौजूद एंटीना का स्थान और दिशा बार बार बदलनी न पड़े और वह आकाश की तरफ ही एक ही कोण पर स्थित हो। क्लियर? ये एक तरीके का आप देख सकते हो कि ये जियो स्टेशनरी, इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, ये जियो सिंक्रोनस, ये इस तरह का। ठीक है, फिर बात आती है भूस्थैतिक कक्षा। पता है आपको जियो स्टेशनरी को ही इक्वेटोरियल बोलते हैं, मतलब जो भूमध्य रेखा से जाए। तो यहाँ पर भी वही बात लागू होगी कि यहाँ स्थित उपग्रह पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा। ये कक्षा भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होती है, जिसका भूमध्य रेखा पर झुकाव शून्य हो एवं उपग्रह के घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के समान होती है। ये भू समकालिक कक्षा का ही प्रकार है, मतलब जियो सिंक्रोनस का ये एक टाइप है। संचार तथा मौसम उपग्रहों को इस कक्षा में स्थापित किया जाता है, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या?
इससे फ़ायदा ये होता है कि ये एक जगह पे स्थित है, मतलब एक जगह पे ये फिक्स है, ठीक है। तो जब एक जगह पे फिक्स है तो ये बता देगा ना कि दिल्ली का मौसम इतना है, यहाँ का मौसम इतना है। अगर ये फिक्स ना हो, इधर उधर घूमने वाला हो, तो फिर हम नहीं बता सकते ना एक तरीके से। तो ये काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे आप देखो अंतर दिया है कि भूतुल्यकालिक उपग्रहों को समझने के लिए इस प्रकार के तारे की कल्पना की जा सकती है जिसकी स्थिति 24 घंटे में समय के साथ बदलती रहती हो, परंतु अगले दिन वह किसी निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर दिखेगा। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो ऑर्बिट है ना, अगर आपने मान लो 2 बजे यहाँ पर देखा था कल, ठीक है, तो आपको यहाँ 2 बजे तो दिखेगा, लेकिन यहाँ पर इसकी जो स्पीड होगी वो कम और ज़्यादा हो जाएगी इस जगह पे इतनी दूरी चलने में, यानी कि वो यहाँ स्पीड अपनी बढ़ाएगा तब 2 बजे दिखेगा, बाकी जगह पे उसकी स्पीड स्लो रहेगी। स्पीड क्यों स्लो रहेगी, इसी के लिए केपलर को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बस अभी इतना जान लो कि यहाँ ये एक जगह पे फिक्स मिलेगा आपको अगले दिन, ठीक है। लेकिन जो आपका भूस्थैतिक है वो अगर 2 बजे यहाँ अभी है तो चाहे आप जब भी देखोगे 2 बजे आपको यहीं ही दिखेगा, समझ गए। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं देखना है। जहाँ पिछले दिन था, जबकि भूस्थैतिक उपग्रहों की स्थिति उस तारे के समान मानी जाती है जो पूरे 24 घंटे एक ही स्थान पर रहता है। जैसे तारा आपने देखा है ना, ध्रुव तारा आपको एक ही जगह पे मिलेगा नॉर्थ में, ठीक है। तो वही चीज़ समझो। ध्यातव्य कि भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित उपग्रह के फोकस क्षेत्र को फुटप्रिंट कहा जाता है। सामान्यतः एक भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी की एक सतह का 1/3 भाग कवर करता है, मतलब जो जियो स्टेशनरी है वो 1/3 हिस्से को पृथ्वी को कवर कर लेता है। अब यहाँ लॉजिक आपको बताता हूँ। जैसे ये पृथ्वी है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये 1/3 हिस्से को कवर कर लिया। तो एक सैटेलाइट जब 1/3 को कवर कर रहा है तो पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए कितने चाहिए हमें? 3 सैटेलाइट चाहिए। इसीलिए आप ये पिक्चर देखो, अब कौन सी पिक्चर? ये वाली। अब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा जियो स्टेशनरी में 3 सैटेलाइट क्यों रखे गए, पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर अब नहीं समझना है, बाकी डिटेल में मैं वहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ना समझ में आया छोड़ दो, क्योंकि मैंने जानबूझकर इसको नहीं समझाया। सभी भूस्थैतिक कक्षाएं भूतुल्यकालिक होती हैं, लेकिन सभी भूतुल्यकालिक कक्षाएं भूस्थैतिक नहीं होती, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखना कि जितनी भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं वो सब के सब जियो सिंक्रोनस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जियो सिंक्रोनस का ही ये टाइप है। क्लियर? लेकिन सभी जियो सिंक्रोनस क्या हैं, वो जियो स्टेशनरी नहीं होते, ठीक। 2020 में इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा इसको मान्यता दी गई थी वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में, ठीक है। क्या क्या इसके उपयोग हैं, इस पे भी प्रश्न आ सकता है। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ना, जीपीएस के क्या क्या लाभ है, तो वही इस पे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हो। क्या फ़ायदे होंगे? सामरिक का मतलब हमारी जो पड़ोसी देशों के साथ सेना को लेकर टसल है, उन क्षेत्रों को हम देख सकते हैं। सटीकता और विश्वसनीयता का हमें पता चल पाएगा। आपदा प्रबंधन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ठीक है। भारत के भूभाग को जैसे आपने देखा होगा 2-3 पोर्टल हम लोगों ने लॉन्च कर रखे हैं। एक भुवन लॉन्च कर रखा है, एक गगन कर रखा है। गगन क्या काम करता है? गगन का काम होता है जो हमारी वायु यातायात प्रणाली है ना, जो हमारा कहते हैं एविएशन सेक्टर है ना, जो एविएशन सेक्टर है उसको मॉनिटर करने के लिए गगन है। भुवन क्या है? ये जो हमारे ज़मीन है, ठीक है, खेती की या बंजर ज़मीन, उनका लेखा, उनको देखने के लिए, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब वही क्वेश्चन लास्ट है कि कौन कौन से नेविगेशन सिस्टम है। वैश्विक प्रणाली 4 हैं पूरे वर्ल्ड में। संयुक्त राज्य का जीपीएस, रशिया का ग्लोनॉस, यूरोपीय संघ का गैलीलियो, चीन का बाइडू, ठीक है। और 2 क्षेत्रीय हैं, भारत का नाविक और जापान का क्वेजी सेंड करके ऐसे कुछ है नाम, है ना। तो आपको उतना नहीं याद रखना है, QZSS। क्लियर? तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा साइंस टेक की क्लास में, ठीक है।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।